जोगेश्वर गर्ग होंगे 16वीं राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक। जालोर विधायक गर्ग सत्ताधारी दल का संभालेंगे फ्लोर मैनेजमेंट। बीजेपी विधायक दल के छठी बार के सीनियर मोस्ट विधायक हैं गर्ग। बीजेपी ने जोगेश्वर गर्ग को मुख्य सचेतक बनाकर दलित कार्ड खेला है। राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर शुरू से गर्ग पैरोकार रहे। गर्ग को पहली बार अगर बात की जाए तो 1990, फिर 1993, इसके बाद 2003, फिर 2018 में 5वीं बार जीता चुनाव और वो विधानसभा पहुंची। इस बार 2023 में छठी बार आरक्षित सीट जालोर से विधायक बने हैं जोगेश्वर गर्ग और सरकार के मुख्य सचेतक जैसे बड़े पद की भूमिका निभाने वाले। वहीं सचिवालय में एक बार फिर से पुरानी रौनक लौटती हुई नजर आ रही है। डिप्टी सीएम और मंत्रियों के पास भीड़ का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है, क्योंकि आचार संहिता रही। इस दौरान सचिवालय थोड़ा सूना सूना नजर आया, लेकिन एक बार फिर से सरकार का गठन हुआ, मंत्रियों को पोर्टफोलियो वितरित किए गए और अब मंत्रियों के पास मिलने वालों की भीड़ पहुंच रही है। अभी बधाई शुभकामनाओं का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन बड़ी संख्या में दिया कुमारी से मिलने लोग पहुंच रहे हैं। वहीं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के पास भी प्रदेश भर से मिलने वालों का तांता लगा रहा है। मंत्रियों में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, कन्हैयालाल चौधरी के पास भी भारी भीड़ है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मिलने वालों का सालों से कुछ इसी अंदाज में सिलसिला रहा है। चौधरी से मिलने वालों में मारवाड़ से लेकर शेखावटी और हाड़ौती तक के लोग पहुंच रहे हैं। वहीं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुख्यमंत्री योगी का अहम फैसला। आज सीएम योगी ने बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। और क्या निर्देश दिए हैं? निर्देश दिए कि 22 जनवरी को जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, स्कूल कॉलेज उस दिन बंद रखे जाएंगे। और कहा गया कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा दरअसल राष्ट्रीय उत्सव है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन शराब नहीं बिकेगी। आगंतुकों को मिलेगा अविस्मरणीय आतिथ्य संस्कार सत्कार और सभी सरकारी भवनों की साज सज्जा कराई जाए। अयोध्या में लागू करें स्वच्छता का कुंभ मोहर। वहीं 14 जनवरी को अयोध्या में स्वच्छता अभियान पहले से ही तय होनी चाहिए। वीवीआईपी के विश्राम स्थल अयोध्या की महिमा से परिचय के लिए तैनात करें गाइड। अयोध्या में निवासरत बाहरी लोगों पर सत्यापन भी कराने के निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए। लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 सदस्यों को संसद रत्न दिया जा रहा है। 5 लोकसभा सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इनमें कौन कौन है? इनमें बीजेपी के सुकांता मजूमदार हैं, शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे हैं, बीजेपी के सुधीर गुप्ता हैं, राकापा के राम सिंह कोहले हैं और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा है, जिनको संसद रत्न अवार्ड दिया जाएगा। 17 फरवरी को एक समारोह में संसद रत्न अवार्ड दिया जाएगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के जो सांसद हैं क्या वो संसद रत्न अवार्ड लेंगे, क्योंकि अगर लेंगे तो फिर संदेश बहुत स्पष्ट होगा कि संसद के अंदर सभी को बोलने का, अपनी राय रखने का और संसद की नियमों के हिसाब से अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होता है। क्योंकि दूसरी तरफ तो कांग्रेस बायकॉट करती नजर आई अलग अलग मुद्दों पर, और इस दौरान कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के कई सांसदों को निलंबित भी किया गया, जिसका विरोध किया गया और कहा गया कि संसद तानाशाही पर उतर आई है। हालांकि संसद नियमों से चलती है, बुक से चलती है, और यहां 5 सांसदों को संसद रत्न अवार्ड दिया गया, जिनमें 1 कांग्रेस के हैं, 1 राकापा के हैं, 1 शिवसेना से है और 3 बीजेपी से। कोयला घोटाले में गिरफ्तार आईएएस रानू साहू को जमानत का इंतजार। पिछले साल 22 जुलाई को ईडी ने रानू साहू को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद फैसला रोका है और इससे पहले 14 दिसंबर को जमानत याचिका पर बहस हुई। 8 जनवरी को सुनवाई पूरी होने के बाद जज ने फैसले को सुरक्षित रखा था। दरअसल 540 करोड़ रुपए के कथित कोयला घोटाले में आरोपी है रानू साहू। रानू साहू के अलावा 4 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई थी। छत्तीसगढ़ कैडर के 2010 बैच की आईएएस अधिकारी हैं रानू साहू। झंडे की रस्म के साथ ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स शुरू हो चुका है। 812वें उर्स में देश और दुनिया से बड़ी संख्या में
अकीदतमंद पहुंचने लगे हैं, जायरीन ज़ायरान पहुंचने लगे। भीलवाड़ा के लाल मोहम्मद गौरी परिवार ने झंडे की रस्म अदा की। हर बार की तरह ख्वाजा साहब की दरगाह से तो बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म को अदा किया गया और उर्स की विधिवत शुरुआत रजब का चांद दिखाई देने के बाद शुरू हुई। और उसके मौके पर इस बार भी पाकिस्तान जायरीन का जत्था शामिल होगा। 14 जनवरी को अजमेर पहुंचेगा पाकिस्तान से जायरीन का जत्था। साथ ही 22 जनवरी को पुनः अजमेर से रवाना हो जाएगा ये जत्था। पाक जायरीन जत्थे में लगभग 300 जायरीन शामिल होंगे। पाक जायरीन के लिए संपर्क अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। पाक जायरीन जत्थे को लेकर प्रशासन समेत सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। वहीं समुद्री लुटेरों की हरकतों के मद्देनजर भारत ने समुद्र में चौकसी बढ़ा दी। उत्तर और मध्य अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक निगरानी बढ़ा दी गई है। इस इलाके में भारत ने कमांडो सहित तैनात किए 10 से ज्यादा युद्धपोत। दरअसल लाल सागर में अमेरिका ने शुरू किया है ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। अमेरिका के इस बहुराष्ट्रीय अभियान में भारत शामिल नहीं है और समुद्र में तैनात भारतीय युद्धपोतों में आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, आईएनएस चेनी, आईएनएस मोरमुगांव, आईएनएस तलवार और आईएनएस तरकश जैसे युद्धपोत शामिल किए गए। और अब बात करते हैं तीर्थराज ब्रह्मानगरी पुष्कर की, जहां एक भव्य कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। इस अंदाज में काशी के अंदर कॉरिडोर की स्थापना की गई, जिस अंदाज में उज्जैन के अंदर कॉरिडोर की स्थापना की गई और जिस अंदाज में अयोध्या का निर्माण हो रहा है, बिल्कुल उसी अंदाज में पुष्कर में भी कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। और ये कहा है कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह रावत ने। उन्होंने ही कॉरिडोर की घोषणा की है और कहा है कि करीब 500 करोड़ की लागत से पुष्कर नगरी का कायाकल्प किया जाएगा। भगवान ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर में हर साल लाखों सैलानी आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले समेत बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। भव्य कॉरिडोर बनने से धार्मिक पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और ये इसलिए भी मिलेगा क्योंकि काशी कॉरिडोर बनने के बाद वहां कई गुना पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, कई श्रद्धालुओं की बढ़ी है। बिल्कुल उसी तरीके से उज्जैन में बढ़ी है। इसी अंदाज में आप सोचिए, राम मंदिर बन रहा है, न सिर्फ टूरिज्म वहां बढ़ेगा, श्रद्धालु पहुंच पाएंगे, बल्कि एक अनुमान है कि 50,000 करोड़ सालाना का आय भी उससे होगा। ऐसे में अगर पुष्कर कॉरिडोर बनता है तो न सिर्फ पर्यटन की नजर से, आस्था की नजर से भी और आर्थिक नजर से भी ये राजस्थान के लिए बेहद खास होगा। भारत की अगली छलांग तय करेगा आने वाला साल। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर व्यापार समझौतों तक 2024 में तमाम घटनाएं तय करेंगी भारत का भविष्य। इससे तय होगा कि भविष्य में कितने आगे बढ़ेगा भारत। दरअसल भारत की नीतियों से जन भावनाएं तय होंगी। भारत का राजनीतिक स्वरूप तय करेगा लोकसभा चुनाव। अर्थव्यवस्था के लिए तय होगी 2024-25 की रूपरेखा। भारत कैसे पूरा करेगा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है, ये भी यही साल तय करेगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका क्या रहेगी ये भी तय होगा, क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीते 10 सालों में जिस तेजी के साथ बढ़ा है वो बेहद दिलचस्प है। इसको ऐसे समझिए कि 2022 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उम्र महज 5 साल थी, लेकिन 2023 के अंत में महज 1.5 साल के अंदर वो उम्र बढ़कर 8 से 9 साल हो गई है। अब जरा सोचिए, इस साल एआई जिस तेजी से बढ़ रहा है उसमें मानकर चलिए हर प्रोग्राम और हर काम में एआई की भूमिका तय हो। राम मंदिर शिलान्यास के मौके पर साध्वी ऋतंभरा का इंटरव्यू। लंबे संघर्ष के बाद मिलने वाली जीत बेहद मीठी और सुखद होती है। हमारे सामने ऐसा ही दुर्लभ अवसर है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का। राम मंदिर आंदोलन था, हिंदुओं को एकजुट करने का अभियान था। हर वर्ग के हिंदुओं को एकजुट करने के लिए राम मंदिर आंदोलन चलाया गया। राम मंदिर बनने से मन और शरीर की सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी
दुर्गा वाहिनी के संस्थापक संयोजक हैं ऋतंबर। समय की उलझनों से मुक्त होकर उभर रही अयोध्या नगरी कभी था एक पिछड़ा हुआ कस्बा। बुनियादी सुविधाओं का अभाव हुआ करता था। 161 फीट ऊंचे, 380 फीट लंबे, 250 फीट चौड़े मंदिर में जिस तरीके से काम हुआ है, मानो पूरी अयोध्या का कायाकल्प कर दिया। राजस्थान में इसकी एक महती भूमिका रही है, क्योंकि राजस्थान के बंशी पहाड़पुर के पत्थरों से 3 मंजिल का भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया। 22 जनवरी को इस मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब विराजित होगी तो मानिए 500 साल से चला रहा सपना पूर्ण से संपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके साथ ही देश का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनकर अयोध्या उभर सकता है। यहां क्या नहीं होगा, जरा सोचिए। राम मंदिर बनने से पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, यानी हवा से जुड़ गया है। वैश्विक रेलवे स्टेशन बन गया है, जमीन से जुड़ गया है। और तन और मन से तो राम और अयोध्या हमेशा से जुड़े हैं। यहां 5 स्टार होटल्स हैं। देखते ही देखते अयोध्या नाम का जो एक कस्बा है, एक बार फिर से शानदार शहर में तब्दील हो चुका है, क्योंकि अयोध्या का विवरण आप जब जब जहां जहां पढ़ेंगे आपको भव्यता, सभ्यता, संस्कार और समृद्धि हमेशा मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राजसमंद उदयपुर दौरा। राजसमंद में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजसमंद में अब तक 131 शिविर लगे हैं और इनमें 1,27,000 लाभार्थियों ने लाभ लिया है। मुख्यमंत्री ने कैंप के जरिए लाभ लेने वाले लोगों के आंकड़े बताए हैं और कहा कि हमारी सरकार को 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन हमने जो वादे और जो गारंटी दी उसे पूरा करने का काम शुरू कर दिया। हमने गैस सिलेंडर 450 रुपए में देना शुरू कर दिया है। वहीं पेपर लीक को लेकर मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हमने पेपर लीक को लेकर एसआईटी का गठन किया। पेपर लीक में कोई भी हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में बाहर से जो गैंग आती है और प्रदेश में अशांति फैलाते हैं, हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही उन गैंगस्टर्स को लेकर एंटी टास्क फोर्स का निर्माण किया। हमने जो वादे किए थे उन पर सरकार बनते ही काम शुरू कर दिया गया। पूर्व की सरकार ने जो वादे किए वो कभी पूरे किए ही नहीं गए। जोश में होश नहीं खोए, जो कर सके वही बताए। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के अधिकारियों को हिदायत। आज विभाग की पहली बैठक में स्पष्ट हिदायत दे दी गई और कहा कि 100 दिन की कार्य योजना को लेकर मंत्री इस बैठक में हम आए हैं और इस कार्य योजना को लेकर अधिकारी ज्यादा जोश में न आए। कार्य योजना में वही काम शामिल करें जो कर सकते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि पार्क और सुविधा क्षेत्र के लिए जो जमीन छोड़ी गई है उस जमीन के मौजूदा हालात क्या है इसको देखा जाए। 90 के बाद समय पर पट्टा जारी किया जाए। जारी पट्टे और नक्शे के अनुसार मौके पर निर्माण हो, इसको लेकर भी अधिकारियों को मॉनिटरिंग करनी चाहिए और ये एक व्यवहारिक मीटिंग रही। व्यवहारिक शब्द हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्सर ये होता है कि साहब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जब वक्त निकल जाता है तो कहते हैं साहब ये उस वजह से नहीं हो पाया और ये उस वजह से नहीं हो पाया। तो यूडीएच मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, आप सिर्फ वही बताइए जो 100 दिन में हो सकता है, क्योंकि वो जो बताएंगे मंत्री जी उसी का वादा जनता से करेंगे और जब वो वादे पूरे नहीं होंगे तो सवाल मंत्री जी से होंगे, मंत्री जी की परफॉर्मेंस से होंगे। इसलिए जितना कर सकते हैं उससे 5% कम बताएं तो जनता को भी एहसास हो कि देखिए मंत्री जी ने कहा था 100 दिन में ये करेंगे और ये करके दिखा।